हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और समझाऊंगा भी कुछ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लास 12th की जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपको वो आने चाहिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि साथ साथ नोट करते जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां जाके आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, उसके लिए पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए, सबसे पहले आपको गुड्स 4 तरीके के होते हैं: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। 5 टाइप के होते हैं। फाइनल गुड्स हमारे कौन से होते हैं? जो हमारे प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन से बाहर हैं, यूज करने के लिए रेडी हैं, रीसेल के पर्पज से नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स जस्ट उसका अपोजिट होता है, बन के तैयार नहीं है, रीसेल के पर्पज से है। कंज्यूमर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। कैपिटल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं रिपीटेडली, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। और प्रोड्यूसर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिर्फ एक बार, जैसे रॉ मटेरियल। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर में आपसे पूछा जाएगा। फिर होता है हमारा स्टॉक और फ्लो। स्टॉक जब भी आप किसी पर्टिकुलर चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अभी के अभी मेजर कर रहे हो तो वो हमारा स्टॉक है। एट अ पीरियड ऑफ टाइम 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कर रहे हो तो वो हमारा फ्लो कहलाता है। फिर उसके बाद नेशनल इनकम की डेफिनेशन, इसकी मैं पूरी एक सीरीज ला रहा हूं जिसमें 15 वीडियो है। सैंपल पेपर भी करवाने वाला हूं, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझाने वाला हूं, ठीक है ना। नेशनल इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड होते हैं, उनके प्रिकॉशंस आपको मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। तीनों मेथड के, इनकम मेथड के, प्रोडक्ट मेथड के और एक्सपेंडिचर मेथड के। उसके बाद जीडीपी की जो लिमिटेशंस हैं कि क्या जब भी जीडीपी बढ़ेगा तो सोशल वेलफेयर होगा, उसमें आपका एक्सटर्नलिटीज है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, मॉनेटरी एक्सचेंज है। फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। मनी के फीचर, मनी क्यों आया? पहले बार्टर सिस्टम था, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, उसको खत्म किया मनी ने आते ही। बार्टर सिस्टम क्या था? जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मनी भारत में कौन सप्लाई करता है? आरबीआई सप्लाई करती है। कैसे सप्लाई करती है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम चलता है जहां पे आरबीआई गवर्नमेंट से 200 करोड़ लेती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड प्लस फॉरेन सिक्योरिटी, जिसमें गोल्ड की कीमत जो है वो 115 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। M1 में क्या क्या आता है? M1 इक्वल टू करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। देन उसके बाद हमारी कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट कैसे करती हैं? जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उसको लोन के रूप में उठा के जो फॉर्मूला लगता है 1/CRR, उससे। आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आरबीआई है उसी को कहते हैं सेंट्रल बैंक, एपेक्स बैंक। इसके जो फंक्शंस हैं, जो फीचर्स हैं: लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन है, बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होती है? जब हमारी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है लंबे समय के लिए, उस पर जो ब्याज लेती है आरबीआई, उसे बैंक रेट कहते हैं। और कम समय के लिए लोन लिया है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, सीआरआर, जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एज अ रिजर्व में पैसा रखती है वो सीआरआर है। जो अपने पास रखती है वो एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। फिर आपके एडी के कंपोनेंट्स,
AD की डेफिनेशन, इसमें जो एक्सेंट है, जब भी हम किसी चीज को सोच रहे हैं तो वो हमारा एक्सेंट है और एक्चुअल में हो जाती है तो वो एक्सपोस्ट है। इसमें जो न्यूमेरिकल है आपके APC, APS, MPC, APS, C⁻² C बार प्लस BY वाले न्यूमेरिकल्स, कंजप्शन फंक्शन वाले न्यूमेरिकल्स, कर्व इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो आपकी एक्सेस डिमांड होती है उसके रीज़न क्या है, डेफिशिट डिमांड होती है उसके रीज़न क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप बनता है और डेफिशिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप बनता है, उसके बारे में बताना है, रीजंस क्या होते हैं। वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हमारा कैपिटल रिसीव, रेवेन्यू रिसीव, और रेवेन्यू रिसीव में जो टाइप है टैक्स रिसीव और नॉन टैक्स रिसीव, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी और रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज में आपको स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, प्लस जो हमारा इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज डिमांड वाला है वो बहुत ज़रूरी है। करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, करेंट अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आते हैं, कौन सा DR में आता है, कौन सा CR में आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली DR में अगर हमारे पास से पेमेंट हो रहा है, करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट हमारे वो अकाउंट होते हैं जिन अकाउंट से हमारे देश की एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन ट्रांजेक्शन से हमारे देश की एसेट्स एंड लायबिलिटी पर फर्क पड़ता है। अब इसमें DR CR भी होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में आते हैं और कौन कौन से ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में आते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। प्लस अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है तो वो हम DR साइड में डालते हैं क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और पैसा आ रहा है तो CR साइड में। तो जब इनमें हमें इक्विलिब्रियम काफी इंपॉर्टेंट है। जब BOP में करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस ऑफिशियल रिजर्व को मिला के आंसर 0 आ रहा है तो हमारा BOP इक्विलिब्रियम है। सबको प्लस करके 0 नहीं आ रहा लेकिन वो पॉजिटिव है तो हमारा BOP सरप्लस है। सबको प्लस करके अगर 0 नहीं आ रहा लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो हमारा BOP डेफिशिएट है। फिर इन ट्रांजेक्शन को करते वक्त कुछ ट्रांजेक्शन्स और हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स और ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स। तो ये सारे मैंने आपको टॉपिक बताए हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, जो भी मेरे पास सैंपल पेपर हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो मैं कराऊंगा। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को सभी देखना, पूरी प्रॉपर वीडियो देखना, और सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।